हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 12 का हिस्ट्री को, जिसमें आज का चैप्टर है 2। और इस चैप्टर में आज हम लोग जानेंगे राजा, किसान और नगर आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्थाएं, यानी लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इतिहास के को हम लोग जानेंगे, आज पढ़ेंगे इस चैप्टर से। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण क्या है? महापाषाण तो महापाषाण ऐसे बड़े पत्थर शिला को कहते हैं महापाषाण, जिसका प्रयोग किसी स्तंभ, स्मारक या फिर अन्य निर्माण के लिए किया गया हो। कुछ इतिहास एवं प्रागैतिहासिक स्थलों में ऐसे महापाषाणों को तराश करके और फिर तराश कर या फिर एक दूसरे को फंसाने वाले हिस्से बना करके एक दूसरे को इस तरह का हिस्सा बनाया जाता था। बड़ा बड़ा पत्थर को फंसाने वाला बनाया जाता था और एक दूसरे के साथ फंसा करके बिना सीमेंट या मसाले का निर्माण किया जाता था। तो महापाषाण के ऐसे प्रयोग अधिकतर पाषाण युग और कुछ हद तक कांस्य युग में होता था इसका प्रयोग। तो स्टोन एज, सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाषाण काल क्या है, स्टोन एज क्या है। तो मानव संस्कृति का विकास, जैसा कि हम सबको पता है कि मानव संस्कृति का विकास एक लंबे कार्यक्रम में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुआ हुआ है। मानव ने समय समय पर विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया है और इन्हीं उपकरणों के आधार पर मानव संस्कृति का विकास रेखांकित किया जाता है। तो ये उपकरण जहाँ एक और मानव बस्तियों के होने का संकेत देते हैं, वही दूसरी ओर उनके विकास क्रम को भी दर्शाते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से पाषाण उपकरणों के आधार पर इनको हम विभिन्न वर्गों में बांट सकते हैं। विभिन्न वर्गों और उपवर्गों में विभाजित किया गया है। इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें मानव सिर्फ पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, उस समय सिर्फ पत्थर का औजार का प्रयोग करता था, क्योंकि सिर्फ पत्थर का औजार ही उस समय के मानव बनाता था, इसलिए सिर्फ पत्थर का औजार का ही प्रयोग करता था। पाषाण काल, इसीलिए तो इसको पाषाण काल कहा जाता है। पत्थर का औजार, सिर्फ पत्थर का औजार का ही प्रयोग करता था उस समय के मानव, इसलिए इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। ये काल मोटे तौर पर 5 लाख वर्ष पूर्व से शुरू होकर के 1000 ईसा पूर्व तक चलता है यह काल, पाषाण काल। और पाषाण काल को फिर अगर हम देखें तो पाषाण काल को 3 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। तो डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, अगर हम लोग जिस समय चैप्टर हम लोग देखेंगे तो उस चैप्टर में हम लोग डिटेल में जानेंगे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल को। तो अभी हम इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो महापाषाण काल क्या है? तो महापाषाण काल में यही होता था कि बड़े बड़े पत्थरों का जो शिला होता था, बड़ा बड़ा पत्थर शिला को कहते हैं महापाषाण काल, जिसका प्रयोग किसी स्तंभ, स्मारक या फिर अन्य प्रकार के निर्माण के लिए किया जाता था। तो कुछ इतिहास एवं प्रागैतिहासिक स्थलों में ऐसे महापाषाणों को तराश करके और फिर एक दूसरे को फंसाने वाले हिस्से बनाकर को बिना सीमेंट और मसाला का तैयार किया जाता था, निर्माण कराया जाता था। तो इसी को महापाषाण कहा जाता है। महापाषाणों का ऐसा प्रयोग अधिकतर पाषाण युग में ही देखा गया है और कुछ ताम्र युग में भी देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को आरंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों रहा? इसको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों कहा जाता था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल कहा जाता था। इसका कारण है लोहे का खोज। लोहे का खोज इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय और विकास में लोहे का ज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
तो ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग हिट्टाइट लोगों द्वारा किया गया था। हित्ती जिसको बोलते थे, हित्ती या फिर हिट्टाइट बोला जाता था। तो हित्ती या हिट्टाइट लोगों के द्वारा किया गया था सबसे पहले लोहे का प्रयोग। और लोहे के ज्ञान को उन्होंने विश्व समुदाय से छुपाकर रखा था। तो इस प्रकार का मानना है। लेकिन अधिकांश विद्वान इस मत को नकारते हैं, और इसको नकारने का कारण यह है कि खुदाई में अनेक ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो कि हित्ती लोगों या फिर हिट्टाइट जो लोग थे उससे पूर्व भी उससे पहले हित्ती लोगों से पहले भी अनेक जगहों पर लोगों को लोहे का ज्ञान था। जैसे थाईलैंड के बनौची स्तर पर लोग 1600 से 1200 ईसा पूर्व के बीच का इसका प्रयोग करते थे, लोहे का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से देखा गया है कि हित्ती और हिट्टाइट लोगों से पहले भी लोगों का लोहे का ज्ञान था। और यहाँ से ढाला हुआ लोहा जो थाईलैंड का बनौची स्थल से जो लोहा मिला था, यहाँ से थाईलैंड का बनौची स्थल से ढाला हुआ लोहा मिला था। अगर भारत में हम देखें तो भारत में लोहे के ज्ञान का प्रमाण लगभग 1000 ईसा पूर्व में मिलता है। भारत में लोहे का ज्ञान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसका व्यापक प्रयोग 600 ईसा पूर्व के आसपास मालूम पड़ता है। ऐसा साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त होता है। तो यही कारण था लोहे का ज्ञान का होना ही एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी काल कहा गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही लोहे की खोज हुई थी, लोगों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के साथ जोड़ा जाता है। और इसी काल में बौद्ध और जैन साहित्य विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ। इसी काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो धर्मों का उदय हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही। तो इसी काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ। तो इसलिए इस काल को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल कहा गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को यही कारण था कि महत्वपूर्ण क्रांतिकारी युग कहा गया है, क्रांतिकारी काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि धाम महामात कौन थे? धाम महामात, तो धाम महामात की नियुक्ति अशोक के द्वारा किया गया था। मौर्य काल का बहुत ही प्रभावशाली सम्राट था अशोक। मौर्य काल के संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र था बिंदुसार के पुत्र था अशोक, बहुत ही प्रभावशाली सम्राट मौर्य युग का। तो अशोक के द्वारा ही धाम महामात की नियुक्ति की जाती थी, अशोक के द्वारा ही। तो सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी थे धाम महामात। धाम के प्रचार के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। तो धाम महामात्र थे, धाम के प्रचार करना इनका मुख्य उद्देश्य था धाम महामातों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यों के बारे में जानने के लिए कोई 2 स्रोत का नाम लिखिए। मौर्यों के बारे में जानने का कोई 2 स्रोत। तो मौर्य को जानने के लिए 2 स्रोत में पहला स्रोत है मेगास्थनीज का विवरण इंडिका, और दूसरा है अशोक का अभिलेख। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है इंडिका, वो हो गया स्रोत, और दूसरा है अशोक का अभिलेख। अशोक जो अभिलेख लिखवाता था, अभिलेख से ही मौर्य के बारे में उसका मौर्य के बारे में जानकारी मिलता है अभिलेख से भी। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था उसको सेंड्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की थी चंद्रगुप्त मौर्य से। विशाखा दत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषा शब्द का प्रयोग किया गया है। वृषा शब्द का प्रयोग विशाखा दत्त में इसका किया गया है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषा शब्द का प्रयोग। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो उसको धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने, जिसका मेन नाम विष्णुगुप्त है, तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य को मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। और इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। तो चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक 322 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का मानने वाला था, जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर उसने अपना अंतिम समय बिताया था। वहीं पर उसका मृत्यु हुआ था और उसका अंतिम समय बीता था श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बनता है बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद फिर अशोक, और अशोक ने ही शिलालेख का निर्माण कराया था। पहला शिलालेख में वर्णित है अशोक का पहला शिलालेख में, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है अशोक का पहले शिलालेख में। और दूसरे शिलालेख में अशोक द्वारा जो शिलालेख लिखवाया गया था, उसका दूसरा शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। और अशोक का तीसरे शिलालेख में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, निरीक्षण करें। और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है तीसरा शिलालेख में। चौथा शिलालेख जो अशोक द्वारा लिखवाया गया था, उसमें इस अभिलेख से में भेरी घोष की जगह धाम घोष की घोषणा की गई है। और पांचवा शिलालेख में जो अशोक के द्वारा धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, उसके बारे में पांचवा शिलालेख में जानकारी मिलती है। पांचवें शिलालेख से जानकारी मिलती है कि अशोक के द्वारा धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। और छठे शिलालेख में इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है छठे शिलालेख में। और 13वें शिलालेख जो बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक बहुत ही विचलित होता है और आगे युद्ध न करने का प्रतिज्ञा लेता है। तो 13वां शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और ये अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है 13वें शिलालेख में। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन भी है। उसके बाद 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है 14वें शिलालेख में। तो इस प्रकार से अशोक मौर्य के बारे में जानकारी का स्रोत है मेगास्थनीज का विवरण इंडिका और अशोक का अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कुषाण कौन थे? कुषाण कौन थे? तो चीन में रहने वाले एक कबायली जाति थे कुषाण। मध्य एशिया से लेकर के पश्चिमोत्तर भारत तक विशाल साम्राज्य में शासन करते थे। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों ने जारी किया था। सोने का सिक्का सबसे पहले कुषाणों के द्वारा जारी किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? तो कुषाणों के द्वारा सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किन किन भाषाओं व लिपियों में लिखे जाते थे? अशोक का अभिलेख किन किन भाषा और किन किन लिपि में लिखे जाते थे? तो अशोक के जो अभिलेख है भाषा, प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में और यूनानी भाषा खरोष्टी लिपि में लिखे जाते थे। तो अशोक का अभिलेख जो है, जैसे बृहद शिलालेख को हम लेते हैं तो 14 विभिन्न लेखों का समूह है बृहद शिलालेख, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कलिंग के धौली एवं जौगढ़ से प्राप्त लेखों में 11वां 12वां और 13वां लेख अंकित नहीं है। इसके स्थान पर 2 भिन्न बातें हैं, इसलिए इन्हें पृथक बृहद शिलालेख भी कहते हैं।
जैसे ये 8 जगह पे है बृहद शिलालेख, 8 जगह से मिला है। शाहनवाज गढ़ी से, पेशावर से, शाहनवाज गढ़ी पेशावर से। मनसेहरा का शिलालेख हजारा से, अकालसी का देहरादून से, गिरनार का शिलालेख जूनागढ़ से, धौली का पुरी से, और जौगढ़ का गंजाम से, एरमगुंडी का कुर्नूल से, सोपारा का थाने से शिलालेख मिला हुआ है। पहला बृहद शिलालेख में अशोक द्वारा पशु हत्या पर प्रतिबंध की जानकारी दी गई है, जानकारी मिलती है इससे। और दूसरा बृहद शिलालेख में देवताओं के प्रियदर्शी के राज्य में सभी स्थानों पर तथा उसके सीमावर्ती राजाओं जैसे चोल, पांडे और केरल पुत्र ताम्रपर्णी यवन राजा, उनके पड़ोसी राज्यों में चिकित्सा का प्रबंध की बात कही गई है दूसरे बृहद शिलालेख में। और उसी शिलालेख में, दूसरे शिलालेख में वृक्ष और कुएं खुदवाए गए हैं, इसका भी वर्णन है। और तीसरा बृहद शिलालेख में मंत्रिमंडल का उल्लेख किया गया है और इसमें राज्याभिषेक के बारे में भी वर्णन किया गया है कि 12वें वर्ष में राज्याभिषेक के लिए आज्ञा जारी किया जाता था। तो इस प्रकार से अशोक का जो अभिलेख है बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण स्रोत है मौर्य वंश को जानने का। और 10वें बृहद शिलालेख में दिया गया है कि इसमें इस प्रकार की ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है जो युद्ध एवं क्षेत्र विस्तार से मिलता है। इसमें धर्म नीति को श्रेष्ठता पर विचार किए गए हैं, धर्म नीति की श्रेष्ठता पर। 6ठे शिलालेख में प्रतिवेदक के लिए आदेश अशोक कहता है कि वे मेरे समझ किसी भी समय सूचनाएं ला सकते हैं। 6ठे शिलालेख से यह पता चलता है कि चाहे मैं शयन कक्ष में रहूं या फिर अंतपुर में ही क्यों न रहूं, आप जनता मेरे से कभी भी किसी भी समय मिल सकता है, मैं किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में भी क्यों न व्यस्त रहूं। अशोक द्वारा या 6ठे शिलालेख में अशोक द्वारा ये बात कही गई है, इसका वर्णन है, इसका साक्ष्य मिलता है 6ठे शिलालेख से। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया गया है। 12वें शिलालेख में इसमें 4 उपाय और व्यवहार धार्मिक सहिष्णुता हेतु अपनाने की सलाह देता है। तो ये था अशोक के अभिलेख जो भाषा ब्राह्मी में और खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारणों की चर्चा कीजिए। मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में क्यों उदय हुआ है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है, सबसे पहला कारण तो है कि महात्वाकांक्षी शासक थे मगध के जितने भी शासक थे महात्वाकांक्षी थे, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महाधनानंद बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। तो ये कारण था। और दूसरा कारण लोहे की खान और लोहे की खाद जो खोज 6ठी शताब्दी में हो गई थी, तो यह भी बहुत बड़ा कारण रहा उदय का, मगध के उदय का। और तीसरी कारण था उपजाऊ मिट्टी, यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी, संपन्न, इसी कारण से यह मगध जो है पूरी तरह से संपन्न था। और तीसरी बात है कि जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे। यहाँ मगध में के जंगली क्षेत्र में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना का महत्वपूर्ण अंग था उस समय। हाथी सेना का महत्वपूर्ण अंग था। तो यह भी एक मगध के शक्तिशाली राज्य के उदय के रूप का एक कारण बना। और चौथा है कि 2 राजधानियाँ थी यहाँ मगध की। राजगिरी किलेबंद शहर था, पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसी हुई थी, जिससे यहाँ पर सिंचाई के साधन पर्याप्त थे। और यही सिंचाई के साधन होने के कारण यहाँ उपज भी अच्छी हो जाती थी। और इस प्रकार से यह जो है यह भी एक कारण बना मगध का उदय का महत्वपूर्ण राज्य के रूप में। तो ये था कारण मगध के शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय के कारण होने का उदय होने का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों की प्रमुख 5 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। महाजनपद की प्रमुख 5 विशेषता क्या है?
तो अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। जितने भी महाजनपद थे सब पर राजा का शासन होता था। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राजाओं में कई लोगों का समूह शासन था। 16 महाजनपद जो था, 16 महाजनपद था, तो 16 महाजनपदों में अधिकांश पर राजा का शासन होता था। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह का शासन होता था। यहाँ पर कई लोग का समूह था जो शासन करते थे गण और संघ पे। तो और दूसरा है, प्रत्येक महाजनपदों की एक किलेबंदी राजधानी होती थी। जितने भी महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद में सभी महाजनपदों को किलेबंदी की गई थी, किलेबंद राजधानियां होती थी। 16 महाजनपदों में जैसे अंग हो गया, मगध हो गया। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, मगध जिसकी राजधानी गिरिब्रज थी, काशी हो गया जिसकी राजधानी वाराणसी, वत्स हो गया जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी उत्तर प्रदेश में, और बज्जी जिसकी राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला इसकी राजधानी थी, बज्जी की राजधानी। मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है यह। और कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, उत्तर प्रदेश में है। अवंती, उज्जैन, महिष्मती इसकी राजधानी थी, मध्य प्रदेश में है यह। और मल, कुशावती इसकी राजधानी थी, मल की राजधानी कुशावती थी, उत्तर प्रदेश देवरिया जिला में है यह। और पंचाल, अहिछत्र, कंपिल, पंचाल की राजधानी अहिछत्र या फिर कंपिल थी। यह उत्तर प्रदेश में भी, पंचाल भी उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद हो गया 10वें नंबर पे चेदी, सुक्तिमती जिसकी राजधानी थी चेदी की, उत्तर प्रदेश में यह भी है, चेदी भी। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का राजधानी विराटनगर, और कंबोज की राजधानी हाटक, यह भी उत्तर प्रदेश में है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, और असमक की राजधानी पोटली या पोतन इसको बोलते हैं, पोटली भी बोलते हैं, पोतन भी बोलता है। तो गोदावरी नदी क्षेत्र का यह भाग है। और गांधार की राजधानी तक्षशिला, अभी पेशावर पाकिस्तान में है यह गांधार। तो ये जो 16 महाजनपद है, प्रत्येक महाजनपद की एक किलेबंदी राजधानी होती थी। अस्थाई सेना जिन्हें कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था, और नियमित नौकरशाही व्यवस्था थी यहाँ पर। धर्मशास्त्र में शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण राजा क्षत्रिय वर्ग से था, और शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलना था। शासकों का काम था किसानों से, व्यापारियों से और शिल्पकारों से कर वसूलना। तो महाजनपदों की जो ये विशेषता है, इसमें विशेषता में है, पहला सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि अधिकांश महाजनपद पर राजा का ही शासन होता था। लेकिन गण और जो संघ है, गण और संघ पर कई लोगों का समूह का शासन था। प्रत्येक महाजनपद की एक किलेबंदी राजधानी होती थी, और इनके पास अस्थाई सेना का भी प्रबंध था, अस्थाई सेना थी, और कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था, और नियमित नौकरशाही व्यवस्था थी। तो ये सब विशेषताएं थी महाजनपद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के धर्म के बारे में लिखे। अशोक का धर्म क्या है उसके बारे में लिखे। तो अशोक के धर्म में दिया गया था कि बड़ों का आदर करना, और दूसरा है सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता। तीसरा है सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार, और चौथा है दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर। अपना धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्म का आदर करना, यह बहुत बड़ी बात कही गई है अशोक के धम्म में। और पांचवा है धम्म महामात्र की नियुक्ति, जो अशोक के द्वारा किया गया था। धम्म महामात्र की नियुक्ति धर्मों के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी सम्राट अशोक के द्वारा। तो अशोक के धम्म में जो बात कही गई है, बड़ों को आदर करना और छोटों को प्यार करने की भी बात कही गई है। बड़ों से जिस प्रकार से बड़ों को आदर करना चाहिए, उसी प्रकार से हमें छोटों के साथ भी प्यार का व्यवहार करना चाहिए, यह अशोक के द्वारा कहा गया है। अभिलेख से इस प्रकार का वर्णन मिलता है, इस प्रकार के बातों की जानकारी मिलती है।
तो अशोक के द्वारा धम्म महामात्रो धम्म, बड़ों का आदर करना, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करना, दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर करना, धम्म महामात्र की नियुक्ति करना एवं धम्म में लिखा गया। धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने राजकीय पदाधिकारियों को भी धर्म प्रचार के लिए कार्य में लगाया था। ये रज्जुक तथा प्रादेशिक नामक पदाधिकारी को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार एवं उपदेश करने का आदेश दिया था अशोक ने। धर्म शामन तथा धर्मोपदेश की व्यवस्था की गई। राज की ओर से जो धर्म संबंधी घोषणाएं की जाती थी उससे जनता को अवगत कराते थे। अपने अभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की अशोक ने प्रचार के लिए धर्म यात्राएं की। उसने बोध गया, निगलीबा, लुम्बिनी जैसे स्थलों की यात्राएं की। मानव तथा पशु जाति के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। धर्म लिपियां खुदवाकर उसने उपदेश एवं शिक्षाएं दी। झांकियां आदि का भी सहयोग लेकर के उसने स्वर्गीय सुखों का प्रदर्शन करवाया जो मनुष्य को देवत्व प्राप्त करने पर स्वर्गलोक में मिलते हैं। तो यह है धर्म अशोक के धम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि के क्षेत्र में हुए मुख्य परिवर्तनों को उल्लेख कीजिए। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा की घाटी में धान की रोपाई होना। तीसरी बात है सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों और नहरों का प्रयोग। और चौथा बात है पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करना। और पांचवा पॉइंट है कि उपज बढ़ने से साधनों पर नियंत्रण के कारण बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान अधिकारी शक्तिशाली और किसानों पर नियंत्रण। शासक वर्ग भूमि दान के द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की नीति को अपनाया। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ उसमें सबसे मुख्य परिवर्तन है लोहे के। 6ठी शताब्दी में लोहे की खोज सबसे महत्वपूर्ण इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिसे लोहे की खोज के बाद लोहे के फाल, लोहे का हल का प्रयोग होने लगा, जिससे जुताई अच्छे से होने लग गई। जुताई जब अच्छे से हुई तो फसल भी अच्छा होने लगा। सिंचाई का साधन और कुआं, तालाब और नहरों का प्रयोग किए जाने के कारण यहाँ 6ठी शताब्दी और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कृषि क्षेत्र में बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास की पुनः निर्माण में अभिलेख किस तरह सहायता करते हैं। तो इतिहास के पुनः निर्माण में अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। शासकों एवं उसकी उपलब्धि के बारे में जानकारी मिलता है अभिलेख से ही। लिपि और भाषा की भी जानकारी अभिलेख से मिलती है। भूमि और अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानकारी, जैसे भूमिदान व्यवस्था, किस प्रकार की भूमि थी, उपजाऊ या फिर मरुस्थलीय भूमि थी, तो इसकी भी जानकारी अभिलेख से मिलती है। साम्राज्य किस प्रकार के उस समय साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ था, किस प्रकार के साम्राज्य थे, किस प्रकार का उनकी शासन व्यवस्था थी, प्रशासन व्यवस्था थी, केंद्रीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, प्रांतीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो इस प्रकार का जानकारी अभिलेख से ही मिलता है। और पांचवा पॉइंट है कि सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में भी जानकारी अभिलेख से ही मिलती है। तो पुनः इतिहास पुनर्स्थापना में अभिलेख महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी केंद्रीय शासन व्यवस्था, और दूसरी व्यवस्था थी प्रांतीय शासन व्यवस्था, और तीसरी स्थानीय शासन व्यवस्था, और चौथी राजा साम्राज्य को उच्च अधिकारियों की सहायता से चलाता था। राजा अपने जितने भी उसके सहयोगी थे, मंत्रीगण हुआ करते थे, सबसे सहयोग लेकर के राज्य को चलाता था। सभी से एक दूसरे से सहयोग लेकर के जितने भी मंत्री हुआ करते थे सबसे राजा सलाह लेता था और अपना साम्राज्य को चलाता था। तो केंद्रीय शासन व्यवस्था जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है मौर्य साम्राज्य की। राजा का नियंत्रण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सेना तथा वित्त पर होता था। और प्रांतीय शासन व्यवस्था में प्रांतीय शासन कई प्रांतों में बांट दिया गया था। स्थानीय शासन व्यवस्था
और गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर, इस प्रकार से शासन व्यवस्था बांट दिया गया था प्रांतीय स्तर पर। तो स्थानीय शासन व्यवस्था में पाटलिपुत्र नगर का शासन 30 सदस्यों के एक आयोग द्वारा किया जाता था। स्थानीय स्तर पर 30 सदस्यों का एक आयोग बनाया गया था, इस आयोग के द्वारा ही पाटलिपुत्र नगर का शासन किया जाता था। और राजा साम्राज्य को उच्च अधिकारी की सहायता से चलता था। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। कानून और व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की कानून व्यवस्था के अनुसार साम्राज्य अपने राज्य को चलाते थे। संगठित सेना हुआ करती थी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। तो धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति की जाती थी। धर्म महामात्रों का काम था धर्म का प्रचार करना। भूमि कर, सिंचाई और सड़कों के प्रबंध के लिए विभिन्न अधिकारी होते थे। गुप्तचर विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण था उस समय। मौर्य साम्राज्य का जो गुप्तचर विभाग था बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग था और बहुत ही गुप्त और सुदृढ़ सूचना रखता था गुप्तचर विभाग। तो गुप्तचर विभाग का भी व्यवस्था थी मौर्य साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके अंत में पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो अनुच्छेद है, सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे। मेगास्थनीज का विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों के देखरेख, कुछ भूमि मापन का काम करते थे जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुखद्वार का निरीक्षण करते थे ताकि वह हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते थे। तो वे कर वसूली करते थे और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते थे। साथ ही लकड़हारों, बढ़ाई, लोहारों और खननकर्ता का भी निरीक्षण करते थे। क्वेश्चन है कि साम्राज्य के महान अधिकारियों के कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। साम्राज्य के महान अधिकारी का क्या कर्तव्य हुआ करता था उसके बारे में बताइए। तो साम्राज्य के महान अधिकारी में से कुछ नदियों की देखरेख करते थे, तो कुछ भूमि मापन का काम करते थे। ये जो अनुच्छेद दिया गया है इसी में से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अनुच्छेद में पहले लाइन में ही दिया है कि साम्राज्य के महान अधिकारी में कुछ नदियों के देखरेख करते थे, कुछ भूमि मापन का काम करते थे और कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों में के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुखद्वार का निरीक्षण करते थे ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते थे। शिकारियों के कृत्यों के आधार पर इनको इनाम दिया जाता था या फिर दंड दिया जाता था। कर वसूली करते थे, भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते थे। साथ ही लकड़हारों, बढ़ाई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते थे। यह अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए नियुक्त उप समितियों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी अनुच्छेद में दिया है कि सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां हुआ करती थी जिसका उल्लेख मेगास्थनीज ने किया है। उप समिति का काम नौसेना, यातायात और खान पान, पैदल सेना, अश्वारोही, रथारोहियों और हाथियों का संचालन करना था। दूसरी समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था तथा सैनिकों के देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने साम्राज्य को एकजुट करने के लिए क्या किया। तो अशोक ने धर्म के प्रचार द्वारा अपने साम्राज्य को एकजुट करने की कोशिश की। धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। तो इस प्रकार से अशोक के द्वारा प्रयास किए गए साम्राज्य को एकजुट रखने का। तो ये थे आज के हमारे राजा, किसान और नगर चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।